हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के लिए सबसे पहला है प्लानिंग एंड ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंस इंडिपेंडेंस बात करें तो इंडियन इकोनॉमिकल फ्रेमवर्क जो अंडरग्राउंड हुआ है, रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इवॉल्व किया है सेंट्रलाइज प्लानिंग से डायनेमिक मार्केट ड्रिवन मॉडल अडॉप्ट किया है हमने। हम स्ट्राइव कर रहे हैं बैलेंस करना इक्विटी और ग्रोथ के बीच में। जर्नी जो है मार्क्ड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुआ है, यहाँ इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन हुआ है जो अभी कल्मिनेट हुआ है इन द एम्बिशन। विकसित भारत का एम्बिशन है 2047 तक। ये विजन है कि सीख पोजीशन करना है इंडिया को एज डेवलप्ड नेशन, डेवलप्ड इकोनॉमी की तरह पोजीशन करना है। इस चैप्टर में हम एग्जामिन करेंगे फ्यू इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल डायमेंशंस जो रिलेटेड है इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट से। फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में बात करेंगे तो लो पर कैपिटा इनकम है। 2025 में 2880, 2880 पर कैपिटा इनकम है डॉलर। ठीक है। उसके अलावा हाई पॉपुलेशन प्रेशर है, हाईएस्ट ग्लोबली 1.4 बिलियन 2025 में। उसके अलावा डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो 45% वर्कफोर्स जो है और ये कंट्रीब्यूट करता है 16 to 18% जीडीपी में। उसके अलावा पॉवर्टी एंड इक्वालिटी की बात करेंगे तो एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है वो 4.6% थी 2024 में, और टॉप 1% जो है वो होल्ड करते हैं 40% वेल्थ। ठीक है। तो इंडिकेट करता है सीवियर इनक्वालिटी, मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया में। 5 ईयर प्लान जो है उन्होंने रिप्लेस किया, उनको रिप्लेस किया है नीति आयोग ने। जो प्लानिंग कमीशन थी उससे नीति आयोग ने अपना रिप्लेस किया है। ये फोकस करता है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पे। ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे और एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी एंड डिसीजन पे फोकस करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में ऑफन इंटरचेंजेबिलिटी यूज़ किए जाते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट है जो क्रुशियल है अंडरस्टैंडिंग के लिए नेशन की प्रोग्रेस होती है। प्रोग्रेस डेवलपमेंट भी हो सकता है, ग्रोथ भी हो सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रोथ क्या होती है। तो ग्रोथ जो होती है इंक्रीज होना रियल आउटपुट में गुड्स और सर्विस के। ग्रेजुअल राइज होता है एक जीडीपी कंपोनेंट में, जैसे कंजप्शन हो गया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, नेट एक्सपोर्ट हो गया। ये प्राइमरी क्वांटिटेटिव होता है। ये मेजर किया जाता है क्वांटिटेटिव फैक्टर से, जैसे कि इंक्रीज होना रियल जीडीपी में, पर कैपिटा इनकम में। ग्रोथ जो होता है पर कैपिटा इनकम में वो अकाउंट नहीं करता है पीपल की कैपेबिलिटीज इंक्रीज होना, इंप्रूव होना उनके स्टेटस में, क्वालिटी ऑफ लाइफ में, पर्सनल और उनके पर्सनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करे जरूरी नहीं है। ये रिफ्लेक्ट करता है नेशनल और पर कैपिटा इनकम। रिफ्लेक्ट होता है, ये रिफ्लेक्ट होता है जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, ये रिफ्लेक्ट होता है जो नेशनल इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, उसमें रिफ्लेक्ट होता है। डेवलपमेंट की बात करेंगे तो मोर कॉम्प्रिहेंसिव है। ये इन्वॉल्व करता है चेंज होना सोशियो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर में, ऑक्यूपेशनल शिफ्ट में, इंप्रूव होना स्किल में और प्रोडक्टिविटी में। ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये शिफ्ट होता है एग्रीकल्चर टू विद द शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री सर्विस, और इंप्रूवमेंट होना ह्यूमन कैपिटल में, रिड्यूस होना इनइक्वालिटी और इंप्रूव होना क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये मेजर किया जाता है क्वालिटेटिव इंडिकेटर से, जैसे इनइक्वालिटी इंडेक्स हो गया, जेंडर इंडेक्स हो गया, पॉवर्टी इंडेक्स हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी हो गया, लिटरेसी रेट हो गया। ये फोकस करता है पीपल की कैपेबिलिटीज पे, विच पर कैपिटा इनकम अलोन कैन नॉट एक्सप्लेन, जो पर कैपिटा इनकम अलोन जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। ये रिफ्लेक्ट करता है प्रोग्रेस क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इन द कंट्री। ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ग्रोथ की बात करेंगे तो सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ड्रिवन है सेवरल फैक्टर से। पहला तो है कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है इंडिया में 29% ऑफ जीडीपी है ओनली। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एफिशिएंसी, ग्रोथ जो है डिपेंड करती है रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एफिशिएंसी। हायर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनकम रेशियो एंड लोअर कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है उससे फास्टर नेशनल इनकम ग्रोथ होती है। पॉपुलेशन ग्रोथ रैपिड ग्रोथ हो रही है, वो डायल्यूट कर सकती है पर कैपिटा इनकम गेन, और लिमिट कर सकती है इंप्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड बाय स्प्रेडिंग द रिसोर्स थिनली। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो डेवलपमेंट जो है मार्क्ड होता है, शिफ्ट होता है प्राइमरी सेक्टर से हाई प्रोडक्टिविटी सेक्टर में, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में। यूएस और जापान जो है ये ट्रांजिशन ऑब्जर्व कर चुके हैं। ह्यूमन कैपिटल की बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट होना एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, स्किल में एनहांस करता है प्रोडक्टिविटी। स्ट्रॉन्ग ह्यूमन कैपिटल जो अलाउ करता है कंट्री को बेटर यूटिलाइज करने के लिए अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को सस्टेन ग्रोथ के लिए। अब डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट की बात करेंगे तो डेवलपमेंट जो है मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है जो इकोनॉमिक ग्रोथ के बियॉन्ड जाता है। ये फोकस करता है क्रिएट करने में इन्वायरमेंट जहाँ इंडिविजुअल जो है वो लीव कर लंबी लंबी जीवन जिए, हेल्दी जिए और क्रिएटिव लाइफ को एंजॉय करे। ये डायमेंशन जो है इंपॉर्टेंट है, इंक्लूड करता है सोशल डायमेंशन। ये इंश्योर करता है कि क्वालिटी एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, अपॉर्चुनिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो जेंडर, कास्ट और रिलीजन के बेस पे। ये सोशल इक्वालिटी के एस्पेक्ट को और इंक्लूजन को प्रमोट कर रहा है। इकोनॉमिक डायमेंशन की बात करते हैं तो ये केवल ग्रोथ पे फोकस नहीं करता है, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो गया, क्वालिटी इंप्लॉयमेंट पे फोकस करता है। ये इंप्रूव करने के लिए बात करता है लिविंग स्टैंडर्ड को, और इंश्योर करता है कि इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो ब्रॉडली शेयर्ड हो, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, ब्रॉडली शेयर्ड हो। पॉलिटिकल डायमेंशन की बात करेंगे तो ये इन्वॉल्व करता है इंश्योर करना है ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, रूल ऑफ लॉ और पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। ये बात करता है कि एसेंशियल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, और एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जो होना है सिटीजन का शेप करने में पॉलिसीज में।
एनवायरमेंटल डायमेंशंस की बात करेंगे तो ये एम्फेसाइज करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। ये कर चाहता है कहता है कि हम प्रेजेंट नीड को मीट करें विदाउट पर फ्यूचर जो जनरेशन है उनकी नीड को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। हमें प्रोटेक्ट करना है नेचुरल रिसोर्स को, बैलेंस करना है ग्रोथ को एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के साथ। इंक्लूसिव ग्रोथ जो होती है वो इंश्योर करती है कि बेनिफिट जो है डेवलपमेंट का सभी सेक्शन को सोसाइटी को पहुंचे। रिड्यूस करने की बात करता है पॉवर्टी एंड इक्वालिटी को। ये इंटीग्रेट करता है सोशल इकोनॉमिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर को फोस्टर करने की बात करता है। मोर इक्विटेबल और सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर एवरीवन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इसमें एनवायरमेंटल है जिसमें वायबल नेचुरल एनवायरमेंट की बात करते हैं। इकोनॉमी की बात करेंगे तो सफिशिएंट इकोनॉमी होनी चाहिए। सस्टेनेबल इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो सकता है तो उन्हें इंटीग्रेट करेंगे। जब इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो सस्टेनेबल इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा। ठीक है। और ये है सोशल, इन्वायरमेंटल है, सोशल है, इकोनॉमिकल है। सोशल में आता है नर्चर करना कम्युनिटी को, इकोनॉमिक में आता है सफिशिएंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इन्वायरमेंट में आता है नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, वायबिलिटी, वायबल डेवलपमेंट। ठीक है। तो हमें सस्टेनेंस, नेचर के सस्टेनेंस को बिल्ड करना है, एनवायरमेंट, इक्विटेबल सोशल एनवायरमेंट और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जहाँ सब इंटीग्रेट करते हैं उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। जहाँ सोशल, इकोनॉमिकल और एनवायरमेंटल तीनों पॉइंट इंटीग्रेट करते हैं वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेजर्स। मेजर करना ग्रोथ को, डेवलपमेंट को। जीडीपी, जीएनपी और पोटेंशियल जीडीपी जो है ट्रेडिशनल इंडिकेटर है ग्रोथ और डेवलपमेंट के। नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो है ये फ्रेमवर्क है कैलकुलेट करने के लिए जीडीपी को, जो मेजर है एग्रीगेट इकोनॉमिक आउटपुट का। जीडीपी जो होती है मॉनेटरी वैल्यू होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विस की, जो प्रोड्यूस होते हैं विद इन द कंट्री बॉर्डर स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। जीएनपी जो होता है वो जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब जो हमारे जो नेशनल्स है उन्होंने जो अब्रॉड में इनकम जनरेट अर्न की है वो उसे उसमें ऐड करेंगे, और जो यहाँ फॉरेनर रह रहे हैं जो अपनी इनकम फॉरेन में भेज रहे हैं उसे डिडक्ट करेंगे, तो उसके बाद जो आएगा वो जीएनपी कहेंगे। एक होता है पोटेंशियल जीडीपी, एक्चुअल जीडीपी। पोटेंशियल जीडीपी जो होती है ये मैक्सिमम सस्टेनेबल रेट होता है इकोनॉमी का, जहाँ जितना वो ग्रो कर सकती है जब ऑल द रिसोर्स जो है उसकी यूज़ की जाए अपनी फुलेस्ट और मोस्ट एफिशिएंट कैपेसिटी में। ये थ्योरेटिकल पीक है जो अचीव की जा सकती है जबकि ग्रोथ फैक्टर जो है जैसे कैपिटल, लेबर, टेक्नोलॉजी जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं ऑप्टिमली। ये डिफर करता है एक्चुअल ग्रोथ से, क्योंकि इकोनॉमी जो है ये इकोनॉमी की करंट परफॉर्मेंस बताती है, एक्चुअल ग्रोथ जो इकोनॉमी करंट परफॉर्मेंस बताती है। डिफरेंस जो होता है वो क्रिएट करता है आउटपुट गैप। नेगेटिव गैप जो होता है वो इसका मतलब होता है रिसोर्स जो है वो आइडल पड़े हुए हैं। पॉजिटिव गैप जो होता है वो बताता है कि रिसोर्स जो है ओवर हीटिंग है, इकोनॉमी जो ओवर हीटिंग है रिस्क है इन्फ्लेशन का। मतलब जितनी रिसोर्स जो है ऑप्टिमल यूज़ होना चाहिए उससे एक्सेसिव यूज़ हो रहा है तो ओवर ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है। फैक्टर जैसे कि इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, लो ह्यूमन कैपिटल होगा, ये प्रिवेंट करते हैं इंडिया को रियलाइज करने से अपने पोटेंशियल जीडीपी को। उसके बाद बात करेंगे इशू क्या है जीडीपी एस्टिमेशन में। एक तो डेटा सोर्स रिलायबिलिटी नहीं है, इशूज़ है डेटा सोर्स की रिलायबिलिटी नहीं है। इंडिया ने स्विच किया MCA 21 में डेटाबेस 2025 में कैलकुलेट करने के लिए जीडीपी को। ये डेटाबेस जो है ट्रैक करता है कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर अनटेस्टेड फॉर नेशनल जीडीपी कैलकुलेशन। प्रॉब्लम है कि अनटेस्टेड सिस्टम जिससे सिस्टमिक ओवर एस्टिमेशन होता है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट एंड इन्वेस्टमेंट फिगर। अब रिसेंट चेंजेस हुआ है, रिसेंट चेंज एडॉप्शन में और कैलकुलेशन मेथड में इंट्रोड्यूस किया गया है। एविडेंस ऑफ ओवर एस्टिमेशन है, ओवर एस्टिमेशन होता है। उसके अलावा डिस्क्रिपेंसीज एंड वॉलेटिलिटी का इशू है। जीडीपी कैलकुलेशन जो है रिप्रेजेंट करता है मेजरमेंट एरर होता है, डेटा इनकन्सिस्टेंसी होती है। ये इंक्रीजिंगली लार्ज और वॉलेटाइल हो रहा है कंपोनेंट। ये इंडिकेट करता है सीरियस प्रॉब्लम है डेटा क्वालिटी के साथ प्रॉब्लम है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का इशू है। हैविली इंडियन जीडीपी जो है हैविली डिपेंडेंट है ऑर्गेनाइज सेक्टर के डेटा पे, रजिस्टर्ड कंपनी के डेटा से, पर हम स्ट्रगल करते हैं कैप्चर करने के लिए वास्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर के डेटा को। हिडन प्रॉब्लम ही है। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है शो करता है ग्रोथ, वो एक्चुअली कैप्चर नहीं करता है। बिजनेस का शिफ्ट जो हो रहा है स्ट्रगलिंग, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो स्ट्रगल्स फेस कर रहा है उसे ये रिप्रेजेंट नहीं करता है। फिर इशू क्या है जीडीपी एज अ इंडिकेटर फॉर द ग्रोथ। इशू विद जीडीपी एज अ इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ। जीडीपी अलोन जो है वो बता नहीं सकता कंप्लीट स्टोरी इकोनॉमिक प्रोग्रेस की। ये इनकम्प्लीट वेलबिंग जीडीपी जो है मेजर करता है इकोनॉमिक साइज को पर फेल करता है कैप्चर करने में अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, पोवर्टी, हंगर। हाई जीडीपी हो सकती है, साथ ही साथ जो है वर्सनिंग सोशल इंडिकेटर भी हो सकते हैं। एक्सक्लूड करता है होम होम प्रोडक्शन को। जीडीपी इग्नोर करता है अनपेड वर्क को, जैसे हाउस होल्ड चोर्स हो गया, चाइल्ड केयर हो गया, ग्रोइंग पर्सनल फूड हो गया, पर्सनल फूड। केयर वर्क और सस्टेनेंस एक्टिविटीज जो होती है वो इनविजिबल है जीडीपी के कैलकुलेशन में। बेस इफेक्ट जी ग्रोथ रेट जो है वो मिसलीड हो सकता है आफ्टर शार्प कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर आफ्टर जीडीपी जो है वो मिसलीड हो सकता है आफ्टर शार्प कॉन्ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल मान लो इस साल जो है जीडीपी बहुत कम हो गई, मतलब 100 रुपये से घट के जीडीपी हो गई 80 रुपये। अब अगर जीडीपी है ना 88% अगले साल हो गई तो भी ये बात दिखाएगा कि 10% का ग्रोथ हुआ है, पर ओवरऑल जो 100 जो बेस था उससे कम हो गया है ये, तो बेस कम है इसलिए ग्रोथ जो है वो ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है। तो बेस इफेक्ट होता है। उसके बाद पर कैपिटा इशूज़ और टोटल जीडीपी जो है वो बताती नहीं है। पॉपुलस कंट्री में ये मिसलीड करती है, ये मास करती है इंडिविजुअल के लिविंग स्टैंडर्ड को।
वर्ल्ड का एवरेज इनकम जो है 13,330 है, इंडिया में 2880 था, और यूएसए में जो है 80,000 है पर कैपिटा इनकम एनुअली। चेरी पिकिंग डेटा, सिलेक्टिव रिपोर्टिंग होती है, ये एक्सक्लूड करता है कॉन्ट्रैक्शन ईयर को, ये डिस्टॉर्ट करता है ट्रू इकोनॉमिक पिक्चर को। जैसे रियलिटी में इंडिया CAGR इज मॉडेस्ट 4.1%, नॉट हायर फिगर, कोविड ईयर को अगर इंक्लूड करें तो। फिर उसके बाद इग्नोर करता है एक्सटर्नलिटीज को, जीडीपी जो है इंक्लूड करता है प्रोडक्शन को, पर सब्सट्रैक्ट करता है पॉल्यूशन कॉस्ट और इन्वायरमेंटल बेनिफिट जो होते हैं उसे सब्सट्रैक्ट करता है। इन्वायरमेंटल हार्मफुल एक्टिविटीज जो होती है डज नॉट सब्सट्रैक्ट, नहीं करता है, मतलब उसे ध्यान में नहीं देता है, इग्नोर करता है एक्सटर्नलिटीज को, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज जो होती है, मतलब इन्वायरमेंट को क्या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या हुआ प्रोडक्शन से, उसे ये इग्नोर करता है, तो एक्सटर्नलिटीज को इग्नोर करता है। उसके बाद नो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, जीडीपी इग्नोर करता है डेप्रिसिएशन ऑफ फिजिकल कैपिटल जैसे कि मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब बात करेंगे इंडिया जो है कंसीडर कर रहा है शिफ्ट करना है चेन बेस्ड इंडेक्स ऑफ फॉर जीडीपी एस्टिमेशन, शिफ्टिंग टू अ चेन बेस्ड इंडेक्स फॉर जीडीपी एस्टिमेशन, जहां कंपैरिजन जो है दिया जाएगा विद द प्रीवियस पीरियड रादर देन द फिक्स बेस, प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन होगा ना कि फिक्स बेस से। अलाइन करना है इंटरनेशनल प्रैक्टिस से, ये जो प्रोवाइड करेगा मोर करंट रिफ्लेक्शन इकोनॉमिक चेंजेस का, पर इंक्रीज कर सकता है डेटा कलेक्शन का बर्डन। मॉडर्न इंडिकेटर क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जीआईए है, जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। रिकॉग्नाइज करना लिमिटेशन जीडीपी की, ये सोल मेजर नहीं है वेलबिंग के लिए। ये सेवरल अल्टरनेटिव इंडिकेटर जो है वो डेवलप किए गए हैं इस कमी को पूरे करने के लिए। ये इंडिकेटर जो है प्रोवाइड करते हैं मोर होलिस्टिक व्यू डेवलपमेंट के। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है ये कंपोजिट इंडेक्स से मेजर करने के लिए एवरेज अचीवमेंट तीन की डायमेंशन में, एक तो है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, दूसरा है नॉलेज और तीसरा है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। 2025 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 130 थी आउट ऑफ 193 कंट्रीज। इसमें तीन डायमेंशन है, हेल्थ 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 है, एजुकेशन है और लिविंग स्टैंडर्ड है। तो हेल्थ में क्या क्या इंडिकेटर है, एक तो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स है, मेजर करने के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स है, और इंडिकेटर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ठीक है, नॉलेज में बात करेंगे, इस एजुकेशन में बात करेंगे तो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग है, और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जीएनआई पर कैपिटा पर कैलकुलेट होता है। इनके लिए इंडेक्स क्या क्या है, तो हेल्थ के लिए जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स है, एजुकेशन के लिए एजुकेशन इंडेक्स है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए जीएनआई इंडेक्स है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इसमें लो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करेंगे, लो ह्यूमन डेवलपमेंट अगर ये 0.550 से कम है, मीडियम की बात करेंगे 0.550 से 0.699 है, और हाई की बात करेंगे 0.70 से 0.79 है, और 0.799 है, और वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट अगर 800 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स की बात करेंगे तो ये मेजर करता है जेंडर इनक्वालिटी थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में ह्यूमन डेवलपमेंट के, एक तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया, इंपावरमेंट हो गया और इकोनॉमिक स्टेटस हो गया। 2025 में इंडिया की रैंक 102nd है आउट ऑफ 193 कंट्री। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो होता है ये आइडेंटिफाई करता है एक्यूट पॉवर्टी 10 इंडिकेटर में, हेल्थ हो गया, एजुकेशन और सब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, ये तीन मेजर डायमेंशन है, इसके अंदर जो है 10 इंडिकेटर्स होते हैं। ये कैप्चर करता है बोथ इंसिडेंस और इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी को मेजर करता है। इंडिया की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रैंक जो है वो 66 थी 2025 में आउट ऑफ 109 कंट्रीज। इंडिया ने सिग्निफिकेंट स्ट्राइड दी है, जंप लिया है, लिफ्ट किया है 415 मिलियन, मतलब कि 41.5 करोड़ 41.5 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है 2025 से 2019-20 मतलब 15 साल के अंदर अंदर। इंडिया की नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स डेवलप की गई है नीति आयोग के द्वारा। ये 2 एडिशनल इंडिकेटर 10 तो ये थे इसमें, इसके अलावा 2 एडिशनल है, मेटरनल हेल्थ बैंक अकाउंट बेटर रिफ्लेक्ट करने के लिए नेशनल कंटेक्स्ट को। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करेंगे तो हेल्थ में न्यूट्रिशन है, चाइल्ड मोर्टेलिटी है। एजुकेशन में बात करेंगे ईयर ऑफ स्कूलिंग है, स्कूल अटेंडेंस है। लिविंग स्टैंडर्ड में कुकिंग फ्यूल है, सैनिटेशन है, ड्रिंकिंग वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग है, एसेट्स है। उसके अलावा 2 इंडिया में एक्स्ट्रा है, मैटरनल हेल्थ और बैंक अकाउंट। अब बात करेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग जो होती है प्रोसेस होती है जहाँ सेंट्रल अथॉरिटी जो है फॉर्मुलेट करती है सेट ऑफ टारगेट जो अचीव किए जाते हैं स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। ये कंट्री नीड्स अ रिसोर्स कीपिंग, ध्यान इस पर ध्यान रखा जाता है कि कंट्री के हमारे पास क्या हमारी क्या ज़रूरत है, हमारे पास क्या रिसोर्स है। मार्केट मैकेनिज्म जो है प्रायोरिटाइज करता है हाई प्रॉफिट एक्टिविटीज़, वेयर एज प्लानिंग जो अलाउ करता है सिस्टमेटिक यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्स का, रैपिडली बिल्ड करें हम नेशन की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को। प्लानिंग की नीड है इंडिपेंडेंट इंडिया में, ये अंडरस्कोर की जाती है, ये रिफ्लेक्ट की जाती है, कई सारे फैक्टर जो है उसे रिफ्लेक्ट करते हैं कि प्लानिंग की ज़रूरत है। प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है, इलिटरेसी बहुत आई थी, लैक ऑफ हेल्थ केयर था, शॉर्टेज था, फूड का इन्फ्लेशन हाई था, लैक ऑफ इंश्योरेंस था, मास पॉवर्टी थी,
वीक प्राइवेट सेक्टर था। जब ब्रिटिश ने इंडिया को लेफ्ट किया तो कई सारे चैलेंजेस जो है इंडिया गवर्नमेंट जो फेस कर रही थी, इंस्पायर्ड बाय द रशियन एक्सपीरियंस, प्लानिंग जो है इंस्ट्रूमेंट बना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो अडॉप्ट किया गया टैकल करने के लिए ये सारे जो चैलेंजेस है उसको लिए। टाइप ऑफ प्लानिंग की बात करेंगे तो नेचर ऑफ प्लानिंग जो है ब्रॉडली कैटेगराइज होता है। डिग्री ऑफ स्टेट कंट्रोल, स्टेट का कितना कंट्रोल है। टाइप ऑफ प्लानिंग की बात करेंगे तो एक तो है इंपरेटिव प्लानिंग, ये टॉप डाउन होता है, सेंट्रलाइज होता है, यहाँ स्टेट जो है स्पेसिफिक टारगेट को सेट करता है सभी सेक्टर के लिए और रिसोर्स के हिसाब से। और सोशलिस्ट इकोनॉमी से कहते हैं। इंडिकेटिव, यहाँ जो है स्टेट जो है गाइड करता है, इंसेंटिवाइज करता है, स्टेट जो है ब्रॉड ऑब्जेक्टिव गाइडलाइन बनाता है प्राइवेट सेक्टर के लिए पॉलिसीज़ के थ्रू, और फिर उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, स्ट्रेटेजिक पब्लिक इन्वेस्टमेंट करता है। और ये रिजिड इन्फोर्समेंट यहाँ नहीं होता है, यहाँ सिर्फ गाइडेंस होती है, इसे मिक्सड इकोनॉमी कहते हैं। तीसरा है स्ट्रक्चरल प्लानिंग होती है, ये लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन होता है, ये चेंज करता है सेक्टर के कंपोजिशन ऑफ आउटपुट को, ठीक है, ये रिफॉर्म करता है इंस्टीट्यूशन को और ये बिल्ड करता है ह्यूमन कैपिटल को, ये ट्रांसफॉर्मिंग इकोनॉमी होती है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, मिक्सड इकोनॉमी होती है और ट्रांसफॉर्मिंग इकोनॉमी होती है जहाँ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे फोकस किया जाता है। इंडिया का 5 ईयर प्लान जो है इनकॉर्पोरेट करते हैं एलिमेंट इंडिकेटिव और स्ट्रक्चरल प्लानिंग दोनों के। 5 ईयर प्लान एरा की बात करेंगे तो 1951 से 2007 में इंडिया की डेवलपमेंट ट्रेजेक्ट्री वो गाइडेड है 5 ईयर प्लान से, जो फॉर्मुलेट किए गए थे प्लानिंग कमीशन के द्वारा। ये एरा जो डिफाइन किया जाता था नेहरूवियन मैनलोविज स्ट्रेटेजी, जो प्रायोरिटाइज कर रही थी हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन को और डोमिनेंट पब्लिक सेक्टर को बिल्ड करने के लिए सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी की। अचीवमेंट की बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन हुआ, ठीक है, जैसे कि पावर कैपिटल गुड्स डेवलप किए गए अंडर पीएसयू। उसके अलावा सेविंग और इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हुआ, बोथ ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग और रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो सब्सटेंशियली इंक्रीज हुए कंपेयर टू कॉलोनियल पीरियड। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, साइंटिफिक प्रोग्रेस जो है मेड की गई, क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई लर्निंग डेवलप किए गए। उसके अलावा फूड सिक्योरिटी, ग्रीन रिवॉल्यूशन और प्राइस सपोर्ट सिस्टम जो है इवेंचुअली इसने इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाया फूड गेन में। शॉर्ट कमिंग की बात करेंगे तो कंसर्न था रिगार्डिंग फेडरलिज्म, प्लानिंग कमीशन जो ओवर स्टेप कर रही थी अपनी अथॉरिटी को, इससे रिजेंटमेंट हो रहा था कई सारे स्टेट के ऊपर। तो इंडिकेटिव प्लानिंग जो है वो प्रेस्क्रिप्टिव प्लानिंग बन गई थी। उसके अलावा इनएफिशिएंसी थी, लाइसेंस राज था। तो आईडीआरए जो है, द आईडीआरए ऑफ 1951 इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो थी वो उसे सिस्टम ऑफ परमिट जिसने स्टैफल किया, थ्रॉटल किया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, फॉस्टर किया इनएफिशिएंसी को, प्रमोट किया करप्शन को, निगलेक्ट हुआ एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट का। इसमें इनइफेक्टिव लैंड रिफॉर्म, जमींदारी एबोलिशन जो है इफेक्टिव था, पर अदर रिफॉर्म जो है वो हेम्पर्ड किए गए। अब उसके लूप होल्स से उनमें कई सारे और लैक ऑफ पॉलिटिकल विल थी। फिजिकल इम्बैलेंस होता है, हाई पब्लिक स्पेंडिंग जो होती है, इनएफिशिएंट पीएसयू जो थी 1980s में, उससे फिजिकल इम्बैलेंस हो रहा था, ये ट्रिगर किया इसने 1991 की इकोनॉमिक क्राइसिस को। अब 10 ईयर ऑफ नीति आयोग की बात करेंगे। मूव जो है इस्टेब्लिश करना है नीति आयोग को इस्टेब्लिश किया गया है। ये बिलीफ की ड्रिवन है कि जो सेंट्रलाइज टॉप डाउन मॉडल प्लानिंग मॉडल था प्लानिंग कमीशन का जो मॉडल था वो ऑब्सोलीट था। लिबरलाइज और ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में एक्सेप्टेबल नहीं है। प्लानिंग कमीशन जो है इसे रेलिक्स ऑफ द कमांड एंड कंट्रोल इकोनॉमी की तरह देखा जाता था, जो फंक्शन करता था एज ए सुपर कैबिनेट, जो इंक्रोच करता था उनके कैबिनेट के फंक्शन पे, और फाइनेंस कमीशन के फंक्शन को इंक्रोच करता था, अदर मिनिस्ट्रीज के फंक्शन को भी इंक्रोच करता था। ये जो है वन साइज फिट ऑल अप्रोच के बेस पे था, जो इल सूटेड है डाइवर्स नेशन के लिए जैसे कि इंडिया। नीति आयोग जो है स्ट्रक्चर और प्लान प्रिंसिपल्स के बेस पे, नीति आयोग के स्ट्रक्चर और प्रिंसिपल की बात करेंगे, नीति आयोग जो इन्विजन करता है ये पॉलिसी थिंक टैंक की तरह है और ये एडवाइजरी बॉडी है गवर्नमेंट के लिए, जो फंडामेंटली डिफर करता है अपने प्रेडिसेसर प्लानिंग कमीशन से। नीति आयोग जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर है। गवर्निंग काउंसिल में प्राइम मिनिस्टर हेड है, उसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर है यूटी के। वाइस चेयरपर्सन जो है अपॉइंट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। उसके अलावा स्पेशल इन्वाइटेड रहते हैं, स्पेशल एक्सपर्ट्स रहते हैं और स्पेशलिस्ट नॉमिनेटेड जो किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर रहते हैं सभी स्टेट के और यूनियन टेरिटरी जहाँ लेजिस्लेचर है। उसके अलावा एक्स ऑफिशियल मेंबर रहते हैं, इसमें मैक्सिमम 4 यूनियन मिनिस्टर रहते हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। उसके अलावा फुल टाइम मेंबर रहते हैं, ये मेंबर होते हैं नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर होते हैं। रीजनल काउंसिल की बात करेंगे तो ये स्पेसिफिक टेन्योर के लिए फॉर्म होती है, एड्रेस करने के लिए स्पेसिफिक इशूज जो इंपैक्ट कर रहे हैं मल्टीपल स्टेट्स को और रीजन को, ये प्राइम मिनिस्टर कन्वीन करते हैं। इसके कंपोजिशन में सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं रीजन के, ठीक है। उसके अलावा ये स्पेसिफिक टेन्योर के लिए होता है, फिक्स टाइम पीरियड के लिए, और रीजनल फोकस होता है, ये मल्टी स्टेट इशूज़ के लिए फोकस पे होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करेंगे तो इसे ही पीएम अपॉइंट करते हैं। इनका टेन्योर फिक्स होता है, ये रैंक होती है, इनकी रैंक जो है सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है। नीति आयोग का ऑब्जेक्टिव है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म फॉस्टर करना है, कोलेबोरेशन स्टेट के बीच में नेशनल डेवलपमेंट के लिए। ये पे करता है स्पेशल अटेंशन देता है टू द सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी जो रिस्क पे है, जो एडुकेटली बेनिफिट नहीं कर रहे, जिनको एडुकेटली बेनिफिट नहीं मिल रहा है प्रोग्रेस से, इकोनॉमिक प्रोग्रेस से, जिनको बेनिफिट रिसीव नहीं हो रहा है और कंसल्टेशन वेल्थ हो रहा है उसे चेक करने में ये हेल्प करते हैं। उसके अलावा पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करते हैं, ये डिज़ाइन करते हैं, मॉनिटर करते हैं, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी प्रमोट करते हैं, इनोवेशन इंक्लूड करते हैं, नेसेसरी मिड कोर्स करेक्शन।
नॉलेज एंड इनोवेशन की बात करेंगे तो ये बिल्ड करते हैं नॉलेज ड्रिवन सपोर्ट सिस्टम, ये मेंटेन करते हैं स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स सेंटर, ये रिपोजिटरी है रिसर्च की ऑन द गुड गवर्नेंस एंड बेस्ट प्रैक्टिस, ये इंटर डिपार्टमेंटल कोलेबोरेशन को इंकरेज करते हैं, पार्टनरशिप को प्रमोट करते हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी अलाइनमेंट के साथ है, ये इंटीग्रेट करते हैं सिक्योरिटी इंटरेस्ट को इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी के साथ, ये अंडरटेक करते हैं कई सारी एक्टिविटीज़ जो नेसेसरी है टू फर्दर द एग्जीक्यूशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा, नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा को अचीव करने के लिए और अटेंड करने के लिए जो भी चीज़ें जरूरी है उसको ये परफॉर्म करते हैं। फीचर की बात करेंगे नीति आयोग की, तो ये इंक्रीज़ किया है एक्सेस टू और शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये डिमिनिश किया है रोल ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग गवर्नेंस जो है अक्रॉस द पब्लिक एंड प्राइवेट डोमेन, इन्होंने जो है इंप्रूव किया है गवर्नेंस को, इन्होंने फॉर्मुलेट किया है क्रेडिबल प्लान, विलेज लेवल पे एग्रीगेट किया है इसको प्रोग्रेसिवली हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे इन्होंने कंटिन्यू किया है पार्टनरशिप विद द स्टेट, इन्होंने प्रोवाइड किया है एडवाइस और इंकरेज किया है पार्टनरशिप बिटवीन द की स्टेक होल्डर और नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइक माइंडेड थिंक टैंक, ये प्लेटफॉर्म है रिजोल्यूशन के इश्यूज़ के रिजोल्यूशन के लिए और ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए प्लेटफॉर्म है, ये मैकेनिज्म में इवॉल्व करने के लिए क्रेडिबल प्लान विलेज लेवल पे इवॉल्व करने के लिए शेयर्ड विजन, तो कोलेबोरेशन कोऑपरेशन और कंसिस्टेंसी प्लान में प्रमोट करने के लिए। कंपैरिजन की बात करेंगे, प्लानिंग कमीशन नीति आयोग प्लानिंग कमीशन सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग अथॉरिटी टॉप डाउन वन साइज फिट ऑल अप्रोच फॉलो करता था, इसके पास पावर थी एलोकेट करने की फंड की, प्लानिंग कमीशन के पास 5 ईयर प्लान बनाता था, ये लिमिटेड और इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन था स्टेट का यहाँ, और ये फॉर्मुलेट करता था 5 ईयर प्लान, ये रिजिड था। नीति आयोग जो है पॉलिसी थिंक टैंक का एडवाइजरी है, बॉटम अप्रोच प्रमोट करता है, फॉस्टर करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसके पास पावर नहीं है एलोकेट करने की फंड, ये एडवाइजरी नेचर का है, गवर्निंग काउंसिल में चीफ मिनिस्टर होते हैं सभी स्टेट के और लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, ये इंश्योर करता है स्टेट का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, ये फोकस करता है लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे, फॉर पॉलिसी प्रोग्राम जो 15 साल के होते हैं, विजन 15 साल का विजन, 7 साल की स्ट्रेटेजी और 3 साल का एक्शन एजेंडा। नीति आयोग की इवेल्युएशन की बात करेंगे, डिकेड आफ्टर इस फॉर्मेशन परफॉर्मेंस जो है नीति आयोग को वो डिस्क्राइब किया गया है एज अंडरवेलमिंग, जो हिंडर्ड है स्ट्रक्चरल और कंटेक्चुअल चैलेंज से। नीति आयोग जो है इसने इनिशिएट किया है सेवरल प्रोग्राम और रिलीज किए वेरियस डॉक्यूमेंट, इसका टेंजिबल इंपैक्ट जो है वो पॉलिसी पे लिमिटेड है। इंपॉर्टेंट अचीवमेंट की बात करेंगे तो इसने एनहांस किया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, नीति आयोग सर्व करती है एज ए लिंकिंग ब्रिज करती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लिंक की तरह वर्क करती है, फोस्टर करती है कोलेबोरेशन, अलाइन करती है रीजनल प्रायोरिटी के साथ, अलाइन करती है रीजनल प्रायोरिटी को नेशनल इंटरेस्ट के साथ। नीति आयोग ने टीम इंडिया हब नीति आयोग का टीम इंडिया इन्वॉल्व करता है सभी स्टेट को, वर्क करता है टुवर्ड द नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है एम करता है ट्रांसफर करना है 112 अंडर डेवलप डिस्ट्रिक्ट को अक्रॉस द कंट्री, जहां क्लोज कोलेबोरेशन होगा मिनिस्ट्रीज और डेवलपमेंट पार्टनर्स के बीच में। स्टैंडर्ड करता है ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ये प्रमोट करता है हेल्दी कंपटीशन स्टेट के बीच में और डेटा ड्रिवन और ट्रांसपेरेंट इंडेक्स और रैंकिंग सिस्टम के बेस पे ये करता है, जैसे फिजिकल हेल्थ इंडेक्स हो गया, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हो गया, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स हो गया, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स हो गया। उसका तीसरा है गवर्नेंस और पॉलिसी एडवाइस देता है, ये थिंक टैंक है, ये एडवाइस करता है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज में और शिफ्ट करता है फोकस फ्रॉम फाइनेंशियल एलोकेशन टू पॉलिसी एडवाइस। फाइनेंशियल एलोकेशन से पॉलिसी एडवाइस में ये फोकस शिफ्ट किया इसने अपना, ये डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस अप्रोच को प्रमोट करता है, ये असिस्ट करता है स्टेट को सेटअप करने में स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर बेटर गवर्नेंस के लिए, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के लिए। ये इनकलकेट करता है इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू इनिशिएटिव, जैसे कि इसने लिया है अटल टिंकरिंग लैब, अटल इनोवेशन मिशन है, अटल टिंकरिंग लैब है, अटल इंक्यूबेशन सेंटर है, नॉलेज एंड इनोवेशन हब है, नेशनल डेटा एंड एनालिटिकल प्लेटफॉर्म है एनडीएपी। उसके अलावा रोड मैप है डिजिटल पेमेंट के लिए जो नीति आयोग प्रमोट, उसके अलावा नीति आयोग प्रमोट करता है इनोवेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। फिर है रीजनल और इंटरसेक्टोरल सोशल इंटरवेंशन के लिए नीति आयोग नीति का फॉरम है, नॉर्थ ईस्ट के लिए साथी इनिशिएटिव है, पोषण अभियान है, स्टेट हेल्थ इंडेक्स है, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स है, ये फोकस करता है रीजनल डेवलपमेंट पे और सेक्टोरल इंटरवेंशन और सोशल इंटरवेंशन पे फोकस करता है, किसी सेक्टर स्पेसिफिक इंटरवेंशन। उसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की मॉनिटरिंग है, ये टास्क है कि उसे मॉनिटर करना है, अडॉप्ट करना है एसडीजी गोल को इंडिया में। नीति आयोग जो प्ले करता है क्रूशियल रोल सिंक्रोनाइज करने में नेशनल का डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये इन लाइन हो एसडीजी टारगेट से। नीति आयोग की इनिशिएटिव की बात करेंगे तो की इनिशिएटिव जैसे अटल इनोवेशन मिशन है, नेशनल डेटा एंड एनालिटिकल प्लेटफॉर्म है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है और प्लेटफॉर्म है। और रिसेंट रिपोर्ट की बात करेंगे तो सेफ अकोमोडेशन है, उसके अलावा इनहेंसिंग डोमेस्टिक कुकिंग कोल अवेलेबिलिटी, पाथवे फॉर एडिबल ऑयल ग्रोथ है। उसके अलावा साथ ही रिपोर्ट है, साथ ई रिपोर्ट। इंडेक्स की बात करेंगे तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है, स्टेट हेल्थ इंडेक्स है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है। रोल ऑफ इंडेक्स की बात करेंगे, इंडेक्सेस का क्या रोल होता है फोस्टर करने में कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। वन ऑफ द नीति आयोग जो नोटेबल कंट्रीब्यूशन है वो है यूज़ करना इंडेक्सेस का फोस्टर करने के लिए कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। ये डेवलप करके ये रिपोर्ट इंडेक्स डेवलप करके और रिलीज करके रिपोर्ट जैसे कि एसडीजी इंडिया, हेल्थ इंडिया इंडेक्स,
हेल्थ इंडेक्स हो गया, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स हो गया। ये इंकरेज करता है स्टेट को इंप्रूव करने के लिए अपनी परफॉर्मेंस सोशल और इकोनॉमिकल सेक्टर में। ये इंडेक्सेस जो है ये क्रिएट करते हैं कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट जहाँ स्टेट जो है मोटिवेटेड होते हैं अडॉप्ट करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस और इंप्रूव करने के लिए अपनी गवर्नेंस फ्रेमवर्क को अचीव करने के लिए बेटर रैंकिंग। चैलेंज जो फेस किए जाते हैं नीति आयोग के द्वारा, स्ट्रक्चरल चैलेंज है जैसे कि बजटरी एलोकेशन, लैक ऑफ बजटरी पावर। नीति आयोग के पास फाइनेंशियल अथॉरिटी नहीं है अप्रूव करने के लिए स्टेट प्लान को और इन्फ्लुएंस करने के लिए रिसोर्स के एलोकेशन को। ये वीकेंड करता है इसकी इंगेजमेंट, मीनिंगफुल डायलॉग की इंगेजमेंट जो है उसे वीकेंड करता है। इसका एडवाइजरी रूल है, ठीक है। इसका रिकमेंडेशन जो है बाइंडिंग नहीं है मिनिस्ट्रीज पे। इसके पास इम्प्लीमेंटेशन पावर लैक करता ही है, ठीक है। इसका जो इंडिया एट द रेट 75 और 3 ईयर एक्शन एजेंडा है ये फेल हुआ अचीव करने के लिए सिग्निफिकेंट पॉलिसी इंपैक्ट, क्योंकि ये प्रिपेयर्ड लिमिटेड पब्लिक कंसल्टेशन होता है। ये एक्सक्लूड करता है स्टेक होल्डर, क्रूशियल स्टेक होल्डर की वॉइस को एक्सक्लूड करता है। उसके अलावा ये सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है। डिस्पाइट इस मैंडेट और फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, नीति आयोग का स्ट्रक्चर जो है वो सेंट्रलाइज्ड है। स्टेट कॉपरेशन जो है वेरी करता है, जो हेम्पर करता है इफेक्टिव पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। पॉलिटिसाइजेशन का रिस्क है, कंसर्न है कि पॉलिटिसाइजेशन हो सकता है। बॉडी जो है समटाइम्स सीन देखी जाती है एज ए ग्लोरीफाइड रिकमेंडेटरी बॉडी जो लैक करती है टीथ टू इन्फोर्स द चेंज। इंस्टीट्यूशनल चैलेंज की बात करेंगे तो परसिव कंस्ट्रेंट है ऑटोनॉमी पे, परसेप्शन है कि लिमिटेड इंडिपेंडेंस है, कंसर्न है कि इसकी रिकमेंडेशन जो अलाइन करती है टू क्लोजली विद द प्रिवेलिंग पॉलिटिकल एजेंडा से अलाइन करती है इसकी रिकमेंडेशन। इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, ये नीति आयोग की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन जो है वो इफेक्टिवली इंटीग्रेट करती है और अलाइन करती है विद द डाइवर्स प्रायोरिटीज ऑफ द वेरियस गवर्नमेंट। डिफ़िकल्टी अलाइन करने में नीति आयोग जो ये इंश्योर करता है, इंश्योर करने की कोशिश करता है, पर चैलेंजेस होते हैं। डिफ़िकल्टी है अलाइन करने में स्पेसिफिक मिनिस्ट्री का बजट नीति आयोग के लॉन्ग टर्म विजन के साथ। चैलेंजेस है कि इंटर मिनिस्टर कोऑर्डिनेशन हो सके और जो किसी मिनिस्ट्री का बजट है उसको जो नीति आयोग ने जो टारगेट सेट किया उसके अलाइन करने में जो चैलेंजेस होते हैं। उसके अलावा स्टेक होल्डर एंगेजमेंट में चैलेंज है, बिल्ड करने में कंसेंसस इंश्योर करने में ब्रॉड बेस्ड सपोर्ट किसी भी इनिशिएटिव के लिए स्टेट गवर्नमेंट का, इंडस्ट्रीज का और सिविल सोसाइटी का जो इनिशिएटिव है उसमें इंटीग्रेट करने के लिए और स्टेक होल्डर के एंगेजमेंट के लिए चैलेंजेस है। रेजिस्टेंस होता है कई सारे स्टेट से। प्रपोज जो एग्रीकल्चर और लैंड रिफॉर्म होते हैं इसमें स्टेट जो है रेजिस्टेंस दिखाती है। उसके अलावा फंक्शनल चैलेंज है, प्रायोरिटाइजेशन ऑन रिसोर्स अलोकेशन, कोई फाइनेंशियल मैंडेट नहीं है। नीति आयोग जो प्रायोरिटाइज करना चाहिए ऐसे एरिया को, इन्फ्लुएंस करना चाहिए रिसोर्स अलोकेशन को विदाउट बजट डायरेक्ट बजटरी कंट्रोल। ये लैक करता है डायरेक्ट अथॉरिटी ओवर द जीएसटी स्लैब रिवीजन जो लिमिट करता है इसका इन्फ्लुएंस फिस्कल पॉलिसी पे। रोबस्ट मॉनिटरिंग और एवेल्युएशन, नीड है स्ट्रेंथन करने की मैकेनिज्म, एक्यूरेटली ट्रैक करना है प्रोग्रेस को, एसेस करना है रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट को और इसके इनिशिएटिव को रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हो रहा है उसे ट्रैक करने की जरूरत है। डिफिकल्टी है डेफिनेटिवली एट्रीब्यूटिंग इंप्रूवमेंट इन सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर। ये डिफ़िकल्ट है कि हम एकदम एग्जैक्टली ये बता पाए कि नीति आयोग के ये इनिशिएटिव से ये इंप्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि कई सारे इंटरवेंशन जो है, मल्टीपल इंटरवेंशन जो है सेम लेवल पे चल रहे हैं, तो किस इंटरवेंशन से क्या इफेक्ट पड़ा है वो इवेलुएट करना, एसेस करना डिफिकल्ट होता है। इसलिए रोबस्ट मॉनिटरिंग की और इवेलुएशन की ज़रूरत है। कम्युनिकेटिंग इम्पैक्ट, इफेक्टिवली आर्टिकुलेट करना अपनी अचीवमेंट को, वैल्यू करना, वैल्यू प्रोपोजिशन टू द पब्लिक, और ये फॉस्टर करता है ट्रस्ट और सपोर्ट। मतलब पब्लिक कन्फ्यूजन जो है नीति आयोग के रिगार्डिंग नीति आयोग का रोल क्या है, तो उससे क्या होता है, हाँ, लोगों के अंदर जो है कन्फ्यूजन आती है, तो कम्युनिकेशन गैप है। कम्युनिकेटिंग इम्पैक्ट, क्यों इंडियन इकोनॉमी जो है स्टिल नीड करती है, जरूरी है प्लानिंग, क्यों जरूरी है इंडिया के लिए अभी भी। इंडिया जो है कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है इसकी विद इकोनॉमी प्लानिंग, यहाँ सक्सेस और फेलियर हमने दोनों देखा है। शिफ्ट जो है हार्डली सेंट्रलाइज्ड डायरेक्टेड प्लानिंग से इंडिकेटिव प्लानिंग में हुआ है। ये मोर रिसेंटली जो है स्ट्रेटेजी जो है रिसेंटली टू स्ट्रेटेजी बट लिमिटेड प्लानिंग हैज़ ब्रॉड सेवरल कई सारे चैलेंजेस और अंडरस्कोर करता है नीड है रोबस्ट प्लानिंग की, क्योंकि हमने देखा है कि हमारी स्ट्रेटेजी हमारी जो स्ट्रेटेजी है कि हम शिफ्ट कर रहे हैं लिमिटेड प्लानिंग की ओर। स्ट्रेटेजी बट लिमिटेड प्लानिंग एड्रेस करना है, परसिस्टेंट इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए ये जरूरी है। इंटर स्टेट इनइक्वालिटी है उसे कम करने के लिए, इंटर रीजनल डिस्पैरिटी को, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अटेंड करने के लिए जरूरी है प्लानिंग। कॉम्प्लेक्स इंटरसेक्टोरल लिंकेजेस के लिए कोऑर्डिनेटेड अप्रोच प्रमोट करने के लिए मल्टीपल सेक्टर के लेवल पे, और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मीडियम टर्म प्लानिंग के नीड है। मीडियम टर्म प्लानिंग की एनुअल बजट एलोकेशन जो होता है एग्जिस्ट करता है, पर एब्सेंस होता है इसमें वेल डिफाइंड मीडियम टर्म प्लान का, जो रेज करता है क्वेश्चन कि इंडिया की एबिलिटी क्या है फंक्शन करने के लिए इफेक्टिवली। इसलिए लॉन्ग टर्म थिंकिंग जो है और मीडियम टर्म एक्शन प्लान जो है, ये लॉन्ग टर्म थिंकिंग ये वाइटल है किसी कई सारे एरिया में, जैसे कि वाटर, एनर्जी, लैंड यूज़। अगर ये ना हो तो ये इनकन्सिस्टेंसी आएगी इनके एक्शन में, इसलिए प्लानिंग जो है वो ज़रूरी है। मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी में नीति आयोग जो है वो प्रोसेस करता है एनालिटिकल कैपेसिटी प्रेडिक्ट करने के लिए कैसे जो पॉलिसी जो है उसकी इफेक्ट करेगी प्राइवेट सेक्टर को और ब्रॉडर इकोनॉमी को।
टैकल करने के लिए कॉम्प्लेक्स चैलेंज, इनइक्वालिटी से लेकर क्लाइमेट चेंज, रिवैम्प्ड डेटा ड्रिवन और फॉरवर्ड लुकिंग प्लानिंग अप्रोच जो है वो एसेंशियल है। इंडिया को अगर 2047 तक जो है विकसित भारत बनना है, एक कैपेसिटी जो अभी लार्जली मिसिंग है। वे फॉरवर्ड क्या है? इवॉल्व करना है इनटू मोर इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन। नीति आयोग जो है सेवरल रिफॉर्म जो है नेसेसरी है। एक तो ग्रांट करना है स्टेटरी स्टेटस, इसे स्टेटरी स्टेटस मिलना चाहिए। लिमिटेड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस एम्पावर करना है, इसे लिमिटेड बजटरी पावर होनी चाहिए इंसेंटिवाइज करने के लिए स्टेट को। इसके बाद स्ट्रेंथन करना है इसकी रिसर्च कैपेसिटी को, स्ट्रेंथन करना है। उसके अलावा लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क होना चाहिए, डेवलप करना है लॉन्ग टर्म विजन, सेट करना है इंटरिम एसडीजी टारगेट और क्रिएट करना है 5 ईयर प्लान। इससे इंटीग्रेटेड और नेशनल प्लान फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क बनेगा। उसके बाद आउटकम बेस्ड एवेल्युएशन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट एवेल्युएशन सिस्टम होना चाहिए जो पॉलिसी आउटकम पे फोकस करे, रॉबस्ट मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इनहेंस करना है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, इंप्रूव करना है कोऑर्डिनेशन स्टेट के साथ एक्टिवली इंगेज करना है, एड्रेस करने के लिए रीजनल इंबैलेंस को स्ट्रीमलाइन करना है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम को ऑफर करना है 100% फंडिंग की इनिशिएटिव्स में। नीति आयोग जो प्ले करता है क्रूशियल रोल शेप करने में इंडिया की पॉलिसी लैंडस्केप को, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से, और फोस्टर करता है इनोवेशन को। इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो कंस्ट्रेंट है, कई सारे सेवरल लिमिटेशन है इसके लिए। नीति आयोग जो है इवॉल्व करेगा इनटू अ मोर एम्पावर्ड इंस्टीट्यूशन, अगर इसे फिस्कल ऑटोनॉमी मिल जाए, रिसोर्स अलोकेशन इफेक्टिव हो जाए, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी इन्फोर्समेंट हो जो इंश्योर करेगा बेटर कोऑर्डिनेशन स्टेट, दो स्टेट के बीच में और सेंट्रल स्टेट के बीच में। इंडियन इकोनॉमिक फ्यूचर, इंडिया का इकोनॉमिक फ्यूचर अब आगे डिस्कस करेंगे।